दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस देश को राजनीति ही हाँकती है और राजनीति जब अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दे तो फिर कोई भी आंदोलन हो, कोई भी मुद्दा हो, क्या वाकई वो चरमरा कर रह जाता है? क्योंकि बंद के दौरान जिस तरीके की मोटी लकीर बीजेपी शासित राज्यों में और बीजेपी के विरोध करने वाले दूसरे दलों के शासित राज्यों में नजर आई, उसने एक संकेत साफ तौर पर दे दिए। जिसकी भी सत्ता जिस भी राज्य में है, अगर वह चाहे कि बंद होना है तो बंद होगा, अगर वो चाहे बंद नहीं होना है तो बंद नहीं होगा, या फिर आंशिक तौर पर होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस देश के भीतर में जनता से जुड़े मुद्दे भी राजनीतिक दल तय करते हैं। इसका मतलब है कि इस देश के भीतर में किस दल को कितना उभार मिलना है, किस समुदायिक विशेष के मुद्दों को किस रूप में उठाना है। और इतना ही नहीं, जो आपकी आंखों से टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आएगा वह भी जो सत्ता चाहेगी वही नजर आएगा। सुबह से शाम बीत गई, बार बार मीडिया चैनल्स के जरिए आप लगातार देख रहे होंगे, बंद असफल हो गया। बंद को जिस रूप में सोचा गया था, जितना बड़ा दिखाया गया था, दरअसल यह बंद उतना बड़ा हुआ नहीं। रेलगाड़ियां रुक गई, बसें नहीं चली, दुकान बंद रही, बाजार ठप रहे, ट्रकों ने चलना बंद कर दिया, लेकिन बंद सफल नहीं हुआ। यह संकेत है कि किस तरीके से किसी भी देश और राज्य को देखने का नजरिया अगर राजनीतिक सत्ता के चश्मे को पहनकर आपने देखना बंद कर दिया तो फिर मुश्किल हो जाती है। और आज का बंद कमोवेश उसी दिशा में गया है। लेकिन इस बंद के बाद क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई कल की बातचीत का इंतजार यस और नो के आधार पर ही आगे बढ़ेगा, या कल तक कुछ प्यादे चाल चल चुके होंगे? कोई शह देने की स्थिति में आ चला होगा, कोई मात देने की परिस्थिति के बारे में समूची चौसर बिछा चुका होगा और उस पर चाल दर चाल फेंकी जा रही होगी। पहली चाल आज ही देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ राकेश टिकैत की बैठक, और उस बैठक को लेकर किसानों के बीच में जो बैठकों का सिलसिला और मंत्रणा शुरू हुई, उसने एक संकेत दे दिए। तो कल की बैठक में क्या होगा, उससे पहले आज की बैठक में क्या हुआ, यह भी एक सवाल है। और इस सवाल के साथ अब आने वाले वक्त में एक सियासी चाल जुड़ी हुई है। यह सियासी चाल बीजेपी के जरिए बहुत साफ नजर आती है कि पंजाब के भीतर में ना उसे कुछ खोना है ना कुछ पाना है, लेकिन हर वो दूसरा राज्य, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो, वहां के किसानों को तो अपने तरीके से चिताया भी जा सकता है और किसी को चिता के उनके पास संदेश भी भिजवाया भी जा सकता है कि हमारी सियासत के आड़े बताना। यानी तीन सवाल आज बहुत साफ हो गए। एक, यस और नो का जवाब सरकार के पास नो ही है, वह किसी भी हालत में कृषि बिल को वापस नहीं लेगी। दूसरा बड़ा सवाल, संशोधनों को लेकर क्या पंजाब के किसान मान जाएंगे? जवाब है नो, वह भी नहीं मानेंगे। और इन दोनों नो के बीच में एक यस का सवाल है, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जो किसान संगठन संभाले हुए हैं उनकी स्थिति क्या होगी, खासतौर से जब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को बातचीत के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह की इस बातचीत के भीतर में एंट्री के साथ निमंत्रण दिया गया, तो इसका मतलब क्या है? गुजरात की सियासत भी जब नरेंद्र मोदी संभालते थे तो मुश्किल हालात में अमित शाह ही चीजों से निदान दिलाते थे। क्योंकि आपको जानकर यह हैरत होगी कि जब गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी थे और वहां गृह मंत्री के तौर पर जब अमित शाह हुआ करते थे, किसानों के सामने जब किसानी का संकट खड़ा हुआ तो उनके लिए रास्ता हीरे की चमक के साथ सूरत तक पहुंच गया। इसलिए गुजरात में एक कहावत बड़ी मशहूर है, जब नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री थे तो किसानी छोड़कर हीरे की चमक में किसान मजदूर बनकर खो गया, और जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री हो गए तो इस देश की बाजार व्यवस्था में हीरे की चमक भी मध्यम पड़ गई, और सूरत का वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो या हीरे की इंडस्ट्री हो, वहां चीजें धूमिल हो गई और अब तो मजदूरी में भी 2 जून की रोटी मिलती नहीं है। अब सवाल यह है कि जब देश के गृह मंत्री की बातचीत में एंट्री हुई, अमित शाह की एंट्री हुई, राकेश टिकैत को बुलाया गया बातचीत के लिए और किसानों के बीच मंत्रणा शुरू हुई कि हमको तोड़ने की कोशिश शुरू हो गई, अब रणनीति बनानी होगी, तो रणनीति क्या वाकई इतनी विस्तृत बनाई जा सकती है जहां पर सरकार और किसान आमने सामने खड़े हो जाएं, जहां पर पंजाब और हरियाणा के किसान अगुवाई करने की स्थिति में आ जाए इस देश के किसानों की, जहां पर इस देश की राजनीति चाहे टूट जाती हो, क्योंकि किसी भी पॉलिटिशियन के दरवाजे पर जब ईडी और आईटी का बंदा खड़ा हो जाता है तो उसकी ब्लैक मनी हो, उसके कच्चे चिट्ठे हो, निकलने शुरू हो जाते हैं, वो घबराता है जेल जाने से और उसके बाद वो सरकार के साथ सट के खड़ा हो जाता है।
लेकिन क्या किसानों की भी ये स्थिति आएगी? क्या किसानों को भी डराया जाएगा? क्या दूसरे राज्यों में जहां पर बीजेपी की सत्ता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य जहां पर बीजेपी की सत्ता है, वहां पर काम उस राज्य सरकार के अनुकूल किसान को करना होगा? अगर ये स्थिति इस देश के भीतर में है तो ये लड़ाई चाहे अनचाहे किसानों को पॉलिटिकल वे में लड़नी होगी, नॉन पॉलिटिकल होकर नहीं, पॉलिटिकल होकर लेकिन नॉन पॉलिटिकल पार्टी के साथ। इसका मतलब यह हुआ कि रास्ता धीरे धीरे स्ट्रेटजी के तहत किसानों का क्या उस दिशा में जा पाएगा जहां पर राजनीतिक दलों का साथ तो नहीं चाहिए, लेकिन एक राजनीतिक तौर पर संघर्ष की तैयारी चाहिए, एक लंबी स्ट्रेटजी चाहिए। या फिर वाकई कि पंजाब और हरियाणा के किसान एक ऐसा दबाव बना सकते हैं इस देश के भीतर में, और अब तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दबाव बना के क्या सरकार की उस पॉलिसी को डिगा सकते हैं जो पूरी पॉलिसी इस देश के कॉरपोरेटरीकरण के साथ जुड़ी हुई है, और पूरी हमारी बैंकिंग प्रणाली जो है वह भी कॉरपोरेट के लिए डाइवर्ट हो रही है। यानी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का ऐसा दौर जिसमें बिचौलिए की भूमिका में आकर सरकार खड़ी होगी और कॉरपोरेट अपने तौर पर बिजनेस का विस्तार करेगा, उस बिजनेस का मुनाफा पाकर वह इस देश की जीडीपी और इकोनॉमी को बढ़ाएगा। यानी 5 ट्रिलियन का जो सपना देखा गया वह क्या इसी रूप में पूरा होगा? एक नई स्ट्रेटजी की सोच है। और कल जब बातचीत होगी, जो देश के कृषि मंत्री के साथ बातचीत किसानों की होनी है, यकीन जानिए उसमें यस नो की स्थिति क्या कोई मादा बचता नहीं है। अब वो एक स्ट्रेटजी के तहत है कि किसान अपने संघर्ष की राजनीति को कैसे जीवित रखेंगे और अपने संघर्ष की राजनीति में इस देश को कैसे जोड़ेंगे। इस देश का किसान अगर एकजुट वाकई हो जाए, उसको एकजुट ना होने देने के लिए ही अलग अलग बैठकों का दौर चल रहा है। किसान अगर एकजुट हो जाए और सोच ले कि अनाज सरकार को नहीं देंगे, कॉरपोरेट को नहीं देंगे, जनता को हम सीधे सीधे अपने माथा, तब हम व्यापारी भी बन के उनके पास जाएंगे और निकल जाएंगे ठेले पर और निकल जाएंगे बैलगाड़ी पर, इस तरीके से चीज़ों की परिस्थिति आ जाए तो ये देश की इकोनॉमी के सामने एक पैरेलल इकोनॉमी का एक नया स्ट्रक्चर है, जो एक आंदोलन की स्थिति भी है, एक पॉलिटिकल सिचुएशन भी है। लेकिन सवाल यही है कि सारी पावर उस सत्ता के पास होती है जो अपने सिस्टम को अपने अनुकूल कर लेती है और सिस्टम फिर उसी के लिए काम करता है। क्या ये लड़ाई के लिए तैयार है? क्योंकि पंजाब बीजेपी की राजनीति में भी फिट नहीं बैठता है, तो पंजाब के किसान भी नहीं बैठेंगे। हरियाणा के किसानों के ऊपर भी क्या दमन कर दिया जाएगा? यह भी स्थिति आ सकती है। क्या हो सकता है, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। जहां जहां जिसकी सत्ता है वहां वहां वो अपने तरीके से चीज़ों को करेगी, ढोएगी और करेगी। हम जब आपसे इस बात का जिक्र कर रहे हैं, आखिर में बता दें कि गुजरात के भीतर में जिस वक्त सौराष्ट्र में किसानी खत्म होने लगी और वहाँ की ज़मीन बिल्डरों ने ली, इंडस्ट्रिस्टों ने ली, वहाँ से तकरीबन 17 लाख किसानों का पलायन सूरत जैसे शहर में हुआ। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री से जुड़े, डायमंड की इंडस्ट्री से जुड़े, कुछ बिखरे तो कंस्ट्रक्शन के इलाके में जुड़े। और जो गुजरात का डाटा बतलाता है वो बहुत साफ कहता है कि डायमंड की इंडस्ट्री से 80% गुजराती जो थे, उसमें 40% गुजराती भावनगर और अमरेली के थे, जो कि सौराष्ट्र में आता है। जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए मजदूर थे वह भी ट्राइबल्स के इलाकों से निकल कर आए थे, चाहे वो दाहोद का इलाका हो, डूंगरपुर का इलाका हो, सौराष्ट्र का इलाका हो, इन जगहों से निकल कर आए थे। लेकिन मौजूदा संकट सबसे बड़ा ये है कि इस समय देश की इकोनॉमी ठीक नहीं है। किसान की स्ट्रेटजी शायद इस बात को समझ रही है कि जब इस देश की इकोनॉमी ही सही नहीं है और एग्रीकल्चर की इकोनॉमी से लाभ समेटकर कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने की सोच डेवलप इस देश के भीतर में हो गई है, तब लड़ा जा सकता है या नहीं लड़ा जा सकता है, यह भी एक सवाल है। और पंजाब के किसानों की जो अभी तक की स्ट्रेटजी नजर आई है वह एक लंबी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। बंद और बंद के बाद बातचीत का विफल होना यह स्ट्रेटजी के हिस्से का एक छोटा सा पड़ाव होता है। इसके बाद की जो स्ट्रेटजी होगी वो महत्वपूर्ण होगी, जहां पे आप बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, आप इन 3 कानूनों को स्थगित भी नहीं कर रहे हैं। यहीं पर एक आखिरी सवाल, क्या सरकार झुकते झुकते इतनी झुक सकती है कि वह अपने कानून को कहे हम स्थगित करते हैं, बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा और जब अनुकूल परिस्थितियां होंगी तब देखेंगे कानून को रिवाइव किया जाए या इसको स्थगित रहने दिया जाए? एक स्थिति यह हो सकती है। क्या किसानों के लिए शायद यह भी हितकारी नहीं है, क्योंकि जिस स्थिति में इस देश की इकोनॉमी चली गई है उसमें एमएसपी का सवाल एकमात्र यही है जो किसानों को धन धान्य उगाने के बाद उनके घरों में उजियारा ला सकता है, अन्यथा अंधेरा है। तो इंतजार करते हैं कल की बैठक का, क्योंकि बिसात बीत चुकी है। शहमात का खेल कल नजर आना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।